जी। जज़ाकल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर फॉर जॉइनिंग अस इन टाइम। तो हम शुरू करते हैं आज की मजलिस का। हम करते हैं आगाज और वो हम करते हैं एक अदद छोटी सी स्टोरी के साथ। तो एक ये स्टोरी जो है एक छोटी सी टीम की है और ये टीम जो है थी ख़वातीन की। तो इसमें मुझे जब मैंने से मेरी वन से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपका जो है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। तो कहने लगी कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम लोग चूंकि एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जाके हम लोग पीछे बैक एंड पर हैं और हमें जब काम करके डिलीवर करना होता है जो फ्रंट एंड पे लोग होते हैं वो हमें ये नहीं बताते कि हमारे क्लाइंट को क्या चाहिए। और उसकी वजह से हमें बड़ी दिक्कत होती है जब हम अपना प्रोडक्ट डेवलप कर देते हैं तो वो क्लाइंट को पसंद नहीं आता और जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तक पहुंचती तो वो हमारे पास पूरी नहीं पहुंचती। तो मैंने उससे पूछा तो कि ये जो है ना इसमें मसला क्या है? तो मैंने कहा ये जो है इससे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है और हमें जो है ना वो समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताएं कि जो फ्रंट एंड पे जो जो क्लाइंट फेसिंग जो लोग हैं जो कि क्लाइंट हैंडल कर रहे हैं उनसे आपकी रिलेशनशिप कैसे है। कहने लगेंगी कि उनसे तो हमारी ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं होती, बस काम की डिस्कशन होती है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि इस रिलेशनशिप का आपको काम पे कोई फर्क पड़ सकता है? तो उन्होंने कहा पड़ सकता है। मैंने कहा ठीक है। तो आप इसके ऊपर कुछ फर्दर डेवलपमेंट हो सकती है? तो उन्होंने कहा हाँ हो सकती है। तो उन्होंने कहा अच्छा हम ऐसा करते हैं कि हम ऐसा जो फ्रंट एंड पे जो लोग हैं जो क्लाइंट फेसिंग हम उनसे बात करना शुरू कर देते हैं और वीक में एक 10-15 मिनट की उनसे मीटिंग रख लेते हैं। मैंने कहा ठीक। तो कुछ दिनों बाद मेरी उसी टीम से दोबारा मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी सिचुएशन कैसी चल रही है? तो उन्होंने कहा बहुत बेहतर है पहले से ही। तो मैंने कहा वो क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा हमने उनसे वीकली 20 मिनट की मीटिंग रख ली और फोन पे मीटिंग होती थी और उससे उनके पास उनकी कम्युनिकेशन का जो चैनल था वो बेहतर तौर पे स्टैब्लिश हो गया। अच्छा कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मैं जो पॉइंट आपको यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ ये दिखाना चाहता हूँ कि शुरू में जब वो खवातीन ने बात की तो वो इस तरह से बात करी थी कि हम तो जबरदस्त काम करते हैं और सारा जो मसला है ना वो तो दूसरी तरफ है। ये लोग काम नहीं करते हैं अच्छी तरह से और हमारे उस उनकी वजह से ना उनकी वजह से जनाब हमारा काम खराब होता है। अच्छा जब उन्होंने उन्होंने क्या किया कि जब दे वर लुकिंग एट दिस होल सिचुएशन विद अ वेरी स्मॉल नैरो नैरो स्कोप कह सकते हैं उसको, बहुत छोटी सी नजर से देख रहे थे। फिर जब उनको समझ में आया कि नहीं दे आल्सो हैव अ स्टेक इन हियर एंड दे कैन डू समथिंग अबाउट दिस, उन्होंने जाके बात की जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है। सिचुएशन स्टार्टेड गेटिंग बेटर। तो ये जो है ना एक ट्रांजिशन है। अगर आप देखें तो शुरू में वो जो थे वो फिक्स माइंड सेट से थे। उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, जो भी कुछ हमारे अंदर तो कोई तब्दीली की गुंजाइश जरूरत ही नहीं है। तब्दीली तो सिर्फ आनी चाहिए। लेकिन फिर देन दे रियलाइज व्हेन दे टूक द ओनरशिप दे रियलाइज कि चेंज जो है उनकी तरफ से अगर छोटा सा भी हो तो इट कैन मेक अ बिग डिफरेंस और वो चीजें जो है वो फ्लो होनी शुरू हो गई। तो यहीं से जब हम अपनी अपनी बात का आगाज करते हैं कि आप देखें कि जो फिक्स माइंडसेट है ना वो अपनी जगह पे डटा हुआ जाता है। वो कहता है नहीं मैं तो बिल्कुल सही हूँ या मैं ही क्यों करूँ ये, मैं मुझे तो अपनी जगह पे तब्दीली करने की कोई जरूरत ही नहीं, यानी मैं क्यों सीखूं ये, मैं कोई नया काम क्यों करूं, मैं जाके उनसे क्यों बात करूं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो है ना ये सारे के सारे फिक्स माइंडसेट के इंडिकेटर्स हैं। और जो ग्रोथ माइंडसेट है दैट इज एंटायरली ऑन द अपोजिट साइड। तो अब बाकी कोचेस जो हैं वो देखें कि आप इसमें किस तरह से इसको आप आगे लेके चल सकते हैं विद सम स्टोरीज और सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। नहीं भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं यहाँ पे आपकी ही एक दफा की हुई स्टोरी आपने बताई थी। एक मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का किस्सा बहू का था कि वो सास जो है वो बहू से बात नहीं करती, तो वो बहू आपके पास आए था कि भाई वो हम्म। मुझसे बात करने लगे। तो फिर उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जब आपसे बातचीत हुई उनकी, आपने जिक्र किया था स्टोरी का, आपको याद होगी यकीनन, जी जी। शेयर की थी कि जो है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली जब इस चीज की, फिक्स माइंडसेट के बजाय कि हाँ भाई मेरी सास मुझसे खुश नहीं है, उनसे ताल्लुक अच्छे नहीं है इसलिए वो मुझसे बात ही नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने आपने बताया कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि भाई, आपने पूछा कि अच्छा आप इस सिलसिले में क्या कर सकती हैं, छोटा सा स्टेप। तो उन्होंने कहा कि मैं ये कर सकती हूँ कि मैं उन्हें कॉल कर लूँ। तो फिर हुआ ये कि वो उन्हें जब कॉल करने लगी मुख्तलिफ औकात में, तो फिर जब उनकी कॉल नहीं होती तो सास की कॉल आ जाती थी। तो मतलब ये कि उन्होंने जब एज ए विक्टर माइंडसेट
जो आप कह रहे हैं कि ग्रोथ माइंडसेट, मुझे लगता है कि उन्होंने जब इस तरह से किया कि फिक्स माइंडसेट की जो उनकी सोच थी कि वो उसमें बात नहीं करना चाहती या नहीं करती, उस चीज का एक स्टेप आगे लिया तो वो मामला खुद ही ठीक हो गया। अभी आप जब ये अपनी अभी बता रहे थे जो आप स्टोरी ग्रुप ऑफ लेडीज की, उसमें मुझे आपकी ये स्टोरी याद आ गई। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस एंड थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दिस। ये मेरे ध्यान से निकल गया था। जी तो मैं जी। एक छोटी सी स्लाइड भी आपसे यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, अगर आप मुझे एक चंद सेकंड दें तो। लेट मी शेयर माय स्क्रीन ओवर हियर। अच्छा, अब ये देखें कि इसमें ये जो है ना, ये जो फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं डाला है यहाँ पे। ये एक इन्फोक्यू की एक वेबसाइट है, जो कि जिस पे ये इन्फॉर्मेशन जो है ये अवेलेबल है। और इट्स वन ऑफ द वेरी वाइडली यूज्ड वेबसाइट स्पेशली फॉर आईटी रिलेटेड ऑथेंटिक रेफरेंसेस एंड मटेरियल्स। अब ये देखें कि ये फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में क्या कह रहे हैं। तो ये कहते हैं कि देखें, लीड्स टू डिजायर टू लुक स्मार्ट एंड देयरफॉर टेंडेंसी। नहीं, मैं ही सही हूँ ना, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। मैं दूसरा ही जो गलत है वो दूसरा ही लोग गलत है। अच्छा, पहले हम जो है इस एक एक करके देखते हैं कि फिक्स में क्या होता है और ग्रोथ में क्या होता है। अभी ज़ाहिर है कि ये जो आपको स्लाइड नजर आ रही है ना, ये बहुत रिसर्च के बाद उन्होंने पब्लिश की है। ऐसा नहीं है कि किसी के जहन में आया और उन्होंने ये लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जो ग्रोथ माइंडसेट है वो क्या करता है। वो कहता है कि लीड्स टू डिजायर टू लर्न एंड देयरफॉर टेंडेंसी टू सर्व। आप टेंडेंसी तो आपके में 3 डॉट लगे हैं, इसको आप किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन जो आपका फोकस होना चाहिए इस वक्त वो ये इस पे देखें, डिजायर टू लर्न। लर्निंग जो है ना, लर्निंग आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। क्या होता है कि जब आप लर्न करते हैं ना किसी भी तरीके से, भले आप किताब पढ़ते हो, भले आप ट्रेनिंग वीडियोस देखते हो, भले आप कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हो, कुछ भी करते हो, कुछ ना कुछ तो करते हो ना, कुछ करते होंगे तो फिर आपका लेवल बढ़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता ना कि आप कुछ भी करें और लेवल भी ना बढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो कुदरत के उसूल के खिलाफ है ना। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है जैसे अगर आप गाड़ी का टायर पंक्चर है और टायर बदलना चाहते हो और आप जैक चढ़ा रहे हैं, जैक भी सही है और आप जैक घुमा भी रहे हैं लेकिन गाड़ी नहीं चढ़ रही। ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, जैक अगर ठीक है तो जैक घुमाएगा तो गाड़ी भी चढ़ेगी ऊपर। तो इसी तरह से क्या होता है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका लेवल भी ऊपर आएगा। लर्निंग होगी तो उससे आपको नई नई अपॉर्चुनिटी नजर आएंगी। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ इसके ऊपर ना। अब मिसाल के तौर पे लेट सपोज ये एक दीवार है ना, ये है तो मेरा मोबाइल फोन, लेकिन सपोज कर लेंगे एक दीवार है ये। अब इसके इस तरफ यहाँ पर एक अदद बच्चा खड़ा हुआ है, जिसको बच्चे की नहीं पता कि दीवार की इस तरफ क्या है, यहाँ पे क्या है। अब वो बच्चा क्या करेगा कि अब उसको तो नहीं पता यहाँ पे क्या है, तो वो क्या करेगा, स्टूल लेकर आएगा। अच्छा, जब स्टूल लेकर आएगा तो यकीनन उसकी आंखों का लेवल जो है यहाँ तक पहुंच गया ऊपर। जब आंखों का लेवल यहाँ तक पहुंच गया तो उसको वो चीजें नजर आने लगी यहाँ पे जो कि पहले नजर नहीं आ रही थी। इसी तरह से ग्रोथ का भी मामला ऐसे ही होता है कि जब आप अपने आप को ग्रो करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो आपको फिर वो अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगती जो आपको पहले नजर नहीं आती थी, नजर आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। ठीक है, अब तो चॉइस जो है ना वो आपके पास है कि क्या करते हैं। अच्छा, अब ये हम दूसरे वाले पे चलते हैं। अब ये जो फिक्स माइंडसेट है ना, ये चैलेंजेस को अवॉइड करता है। नहीं नहीं, जो जो जहाँ है वैसा ही है, बस छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, चीजों का एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना चाहिए, नए नए तजुर्बे नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, नए नए तजुर्बे करने से आदमी सीखता भी है, उसका भी एक तरीका है करने का, जरूरी नहीं कि आप हर चीज में हाथ डालें। ये वाला जो माइंडसेट है ना, ये क्या करता है, इट एम्ब्रेसेस चैलेंजेस। तो अच्छा, लेट्स लर्न बाय डूइंग सम मिस्टेक्स, कैलकुलेट मिस्टेक्स, जो भी है एक तरीके से करें। अच्छा, अब ये जो है, ये वाला माइंडसेट क्या करता है, रुकावट आती है तो ये जो है हाथ छोड़ के बैठ जाता है। और ये वाला माइंडसेट क्या करता है कि आगे चलता है। अच्छा यार, यहाँ से काम नहीं हो रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। जिस तरह पानी फ्लो करता है ना, तो अगर पत्थर भी हो सामने तो पानी इधर से उधर से रास्ता बनाता है अपना। अच्छा, ये करते हैं कि मैं तो सारा कुछ कर लिया है, कुछ चीज काम करती ही नहीं है। ठीक है, अभी ये तो मेरे मेरे मियाँ ऐसे, तो मेरे मैनेजर ऐसे, तो मेरे बच्चे ऐसे, तो मेरी गाड़ी ऐसी है, हर मेरे महल्ले वाले ऐसे हैं, हर चीज वगैरह वगैरह। आजमा ली। हर चीज हर चीज आजमा ली। आजमा ली। हर चीज आजमा ली, फायदा नहीं कुछ है। नहीं, हाँ कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं इसका। तो सी द एफर्ट्स आर फ्रूटलेस। अच्छा, ये क्या कहते हैं, ये जो ग्रोथ माइंडसेट है, ये जो है ना, ये कहता है ये एफर्ट जो है ना, दिस दिस एक्चुअली दिस इज हेल्पिंग मी ग्रो। अच्छा, मैंने अब यहाँ तक एफर्ट किया, मैं यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। आगे चलते जाते हैं, ग्रोथ तो हो ही रही ना, आगे एक दूसरी चीज, दूसरी तीसरी चीज। अच्छा, अब ये वाला जो इग्नोर यूजफुल फीडबैक, अब इस तरह, अब फीडबैक अगर ऐसे लोगों को मिलता है अगर, तो ऐसे लोग फीडबैक को इस्तेमाल नहीं करते अपनी ग्रोथ के लिए। वो उनके 2-3 रिएक्शन हो सकते हैं, या तो वो फीडबैक को बुरा मान जाते हैं, या उसको पर्सनली ले लेते हैं,
और उसी की वजह से उसको बुरा लगता है, या फिर कहते हैं कि नहीं यार फीडबैक की जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, और ये क्या करते हैं ये लोग, ये दे कंटिन्यूअसली दे लर्न फ्रॉम द फीडबैक। तो फीडबैक को ये एज अ गिफ्ट सपोज करते हैं। तो चूंकि गिफ्ट अगर आपको पसंद ना भी आए तो आप उसको देने वाले को से नाराज नहीं हो जाते। आपको गिफ्ट ना लर्निंग पसंद आए, अपॉर्चुनिटी। लर्निंग अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। बी थ्रेटन्ड बाय अदर सक्सेस और दे आर इंस्पायर्ड। तो ये बुनियादी फर्क होता है फिक्स और ग्रोथ माइंडसेट में, और ये ट्रांजिशन होता है फिक्स से लेके ग्रोथ की तरफ। तो ये मुझे ठीक है। मुझे से बड़ा इख्तिलाफ है कि आप जो है ना कह रहे हैं कि फिक्स से ग्रोथ की तरफ ट्रांजिशन होता है। असल में जो पहला ट्रांजिशन होता है ना वो ग्रोथ से फिक्स की तरफ होता है। जो बच्चे पैदा होते हैं ना वो बड़े रिस्क टेकर होते हैं, वो बड़े क्यूरियस होते हैं, वो चीजों को करना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, फेलियर से बहुत जल्दी घबराते नहीं है, वो बार बार ट्राई करना चाहते हैं। लेकिन आप लोग जब उनकी लेबलिंग करना शुरू करते हैं ना तो उस ग्रोथ माइंडसेट को आप फिक्स करना शुरू कर देते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकोगे, गिर जाओगे, तुम्हें लग जाएगी, तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो, तुम ड्राइंग में अच्छे नहीं हो। ठीक है, हर बच्चा, आप उसको बताना शुरू करते हैं कि हर बच्चा क्रिएटिव नहीं होता, हर बच्चा जो है ये नहीं कर सकता, हर बच्चा वो नहीं कर सकता। तो आप क्या करते हैं, आप समझते हैं जब आप ये सब चीजें बता रहे होते हैं ना तो आपके जहन में होता है कि जो टैलेंट है, इंटेलिजेंस है ना, ये फिक्स्ड है। ठीक है, अगर ये किसी के पास है तो वो इसको यूज कर सकता है, इसको ग्रूम कर सकता है और आगे जा सकता है, और जिसके पास नहीं है तो नहीं है। ठीक है, वो इसको गेन नहीं कर सकता कहीं से, कोई तरीका नहीं है। तो इस तरह जब हम करते हैं ना तो हम जो नेचुरल एक ग्रोथ माइंडसेट है ह्यूमन का, उसको हम फिक्स माइंडसेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर वहां से जो है ना आपको निकलने की जरूरत है और आपको वापस जो है ना अपने उसी ब्रेन की तरफ जाना है जो कि चैलेंजेस जब वो फेस करता था एक्सेप्ट करने वाला हो। एक्सेप्ट करने वाला हो। जब उसे हम्म। कोई नया चैलेंज आए तो बजाय इसके कि वो ये सोचे कि यार मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, कैसे कोई एक्सक्यूज बनाऊं या किसी और पे ब्लेम करूं इस सिचुएशन को, ही ट्राइज टू फाइंड आउट सोल्यूशन कि यार मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, हाउ आई कैन टेक माई गेम टू द नेक्स्ट लेवल। तो इसमें ना एक बड़े मजे की कहानी है कि एक पुराने एक ओलंपिक्स की बात है, मेरे ख्याल से 1900 के स्टार्ट में। तो एक एथलीट था, उसका नाम था जिम थॉर्प, यूएस एथलीट था। तो वो स्वीडन गया उसके लिए ओलंपिक्स में। तो क्या हुआ, उसके दूसरे दिन उसकी जो है ना कुछ रेसेस वगैरह थी, कुछ जंप्स और रेसेस, वो एथलीट था। तो उसके ना जूते चोरी हो गए एक दिन पहले। तो देखिए स्वीडन में भी जूते चोरी होते हैं, आप लोग ऐसे ही पाकिस्तान को और मस्जिदों को ब्लेम करते हैं। तो उसके जूते चोरी हो गए, तो उसके बाद जूते नहीं थे, तो वो भागे कैसे। तो उस बेचारे ने क्या किया, इधर उधर हाथ पांव मारे, उसको कूड़े में से ना दो जूते मिले और दोनों अलग अलग थे और दोनों के साइज भी डिफरेंट थे। तो हत्ता कि उसने क्या किया कि एक पाँव में उसको डबल सॉक्स पहनना पड़ गया ताकि वो जूता जो है ना उसे फिक्स आ जाए। लेकिन ही वेंट इनटू द रेस एंड ही वॉन। उसने मेरे ख्याल से 2 या 3 गोल्ड मेडल जीते उसमें। तो अब क्या होता है कि हमारे यहाँ जो फिक्स माइंडसेट पाया जाता है, अगर उसके साथ ऐसा हो जाए तो कोई सोच सकता है कि वो कंटिन्यू करेगा, वो तो वहीं बैठ जाएगा हर चीज को कि यार आप, कितना आसान है कि आप चोर को ब्लेम करें, आपका तो कोई कसूर नहीं है, आपने तो कुछ भी नहीं किया, और बस जी हालात की वजह से आप कुछ नहीं कर सके, आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन उस वो आया था वहां पे एक मिशन लेके, उसका एक पर्पस था कि यार मैं तो यहाँ जीतने के लिए आया हूँ, अब मुझे कुछ भी करना है, कहीं से भी जूते लेके आना है। वो भी जूते इसलिए लेके आने जरूरी थे क्योंकि वो रूल था कि वो नंगे पैर नहीं भाग सकता। तो उसने कहीं से भी 2 जूते ढूंढ के और रेस में पार्टिसिपेट कर लिया। ठीक है, तो जब जो माइंडसेट है ना, इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी किताब है जिससे पूरा फिक्स वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट का जो आइडिया आया है, ये जो टर्म्स आजकल बहुत मशहूर हुई हैं, तो ये एक डॉक्टर कैरल डिविक करके उनका नाम है, तो ये उनकी बुक है, उसका नाम है माइंडसेट। तो जिनको भी चांस मिले वो जरूर पढ़िएगा। तो उन्होंने ये डिफाइन किया कि यार जब चैलेंज आप फेस करते हैं तो उस वक्त आपका एटीट्यूड और उसके बिलीफ जो है ना वो आपको किस तरफ पुश करते हैं। या तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको लेके आप आगे बढ़ते हैं, या फिर आप वहां पे एक सेटबैक लेके आप बैठ जाते हैं कि यार, और अपनी लिमिटेशंस जाहिर कर देते हैं कि मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो इसको टेकअप नहीं कर सकता। तो अगर आप फर्स्ट वाले बिहेवियर में आते हैं तो देन यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, और अगर आप लिमिटेशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं वहीं पे रुक जाते हैं देन यू हैव अ फिक्स माइंडसेट। अच्छा, हमारे पास फैसल भाई एक एक और क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आ हम, रहा है। हाँ, तो वो मैं पढ़ लेता हूँ कि is this correct statement, a person on some domain showing growth mindset but showing fixed mindset in other domain, like
Mr. A showing growth mindset for his business, but a fixed mindset on his personal health. Also, as an individual, how we can know that I am a person I of am. growth mindset? अच्छा, I am a person of growth mindset. जी नहीर भाई, आप बताएंगे इसके बारे में? अच्छा, मुझे आपने ये सॉरी, मैं एक चीज ये खत्म कर दूं, जो मैं पहले हम्म, बात कर रहा था। देखिए, आपको अगर ये मालूम करना है ना कि आपका ग्रोथ माइंडसेट या फिक्स माइंडसेट है, तो आप दो सिचुएशंस को एनालाइज कर लें कि जब आपको चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तब आपका एटीट्यूड क्या होता है। ठीक है, आप तैयार हो जाते हैं उस चैलेंज को लेने के लिए या नहीं, या फिर आप जो है ना उस पे वहां पे जाके ना एक विक्टिम माइंडसेट में आ जाते हैं कि ओहो कितनी मुश्किल सिचुएशन आ गई और मैं इसको कैसे लेके आगे बढ़ूंगा। एक ये है। और दूसरा टेस्ट है फेलियर का, कि जब आपको फेलियर होता है तो फिर आप उसको कैसे प्रोसेस करते हैं। क्या आप वहां से सीखते हैं और उसके बाद आप उसको एज ए स्टेपिंग स्टोन यूज करते हैं आगे बढ़ने के लिए, या फिर फेलियर पे आप एंड हो जाता है आपका पूरा प्रोसेस कि नहीं, मैं क्योंकि यहाँ पे मुझे सक्सेस नहीं मिली तो इसका मतलब है कि मैं केपेबल ही नहीं हूँ, मेरे टैलेंट और मेरे स्किल्स जो है ना वो इस काबिल ही नहीं है कि वो इस चैलेंज को लेके अबूर कर सके, तो आई विल नॉट ट्राई अगेन। तो ये अगर दो चीजें है ना, इन दो सवालों के आप जवाब दे दें तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि आपका जो माइंड सेट है वो ग्रोथ माइंड सेट है या फिक्स माइंड सेट है। जी नहीं भाई, आप बताएं, कुछ कह ठीक रहे है। फिर मैं आप ये दो पॉइंट्स को दोबारा रिपीट कर देंगे क्विकली। थे। एक था चैलेंज, कि हाउ डू यू हम्म फेस चैलेंज, आप एक्सेप्ट करते हम्म हैं उसको या रिजेक्ट करते हैं, और फेलियर्स हम्म को आप कैसे प्रोसेस करते हैं। आप फेलियर्स को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर हम्म फेलियर जो है ना वो आपके लिए एक स्टॉपिंग पॉइंट होता है और वहां पे आप इस चीज को लेबल कर देते हैं कि ये काम जो है मैं नहीं कर सकता, ये मेरे स्किल या टैलेंट से बाहर है। हम्म, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस एडिशन। अच्छा, तो अभी आपने ये तो इनके सेकंड पॉइंट के तो जवाब दे दिया आपने। ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल हाउ वी कैन नो दैट आई एम अ पर्सन ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, दिया आपने, उसका जवाब दे दिया। अब हम आते हैं पहले सवाल की तरफ कि लाइक मिस्टर इज शोइंग ग्रोथ माइंडसेट फॉर हिज बिजनेस बट अ फिक्स्ड माइंडसेट ऑन हिज पर्सनल हेल्थ। अच्छा, अब ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों की, हमें तो नहीं पता इन साहब की सिचुएशन क्या है, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सनल हेल्थ पर अपने, वो कहता है कि नहीं मैं जो हूँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सही हो, पॉसिबली स्पीकिंग, एंड एंड फॉर हिज बिजनेस वो नई नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक्सप्लोर करते रहते हो। तो इस तरह पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, अब होता क्या है कि ऐसी सिचुएशन है ना, क्या होता क्या है, लोगों का जो प्रायोरिटाइजेशन मॉडल है ना वो एक्चुअली खराब काम कर रहा होता है या वो सही काम नहीं कर रहा होता। तो वो क्या कर रहा होता है, उनका पूरा फोकस जो है ना किसी एक रोल पे होता है। उनकी हर ख्वाहिश होती है कि किसी तरह से, हर कोशिश से ये निकल जाए और ये आगे ग्रो कर जाए वगैरह वगैरह, भले उसकी कॉस्ट पे उनकी हेल्थ हो या उनकी रिलेशनशिप्स हो या जो कुछ भी हो ना। तो वो उसको एक चीजों को होलिस्टिक उसमें व्यू में व्यू नहीं में देखते देखते हैं, नहीं देखते। मिसाल के तौर पे मैं आपको याद बताता हूँ कि एक जर्गन शर्म करके एक जर्मन शख्स था, जर्गन शर्म, जो कि डेमलर मर्सिडीज का चेयरमैन था। तो ये अर्ली 90s की बात है जब डेमलर का क्राइसलर के साथ मर्जर हुआ। तो उस वक्त उसने उसने उस वक्त इतनी डेडिकेटेडली इन दोनों कंपनीज के मर्जर में काम किया कि उसकी अपनी अपनी जो शादी थी, जो अपनी जो मैरिज थी, वो बिल्कुल ही साइड लाइन हो गई। तो उसने उस वक्त ये बाकायदा, उसका एक स्टेटमेंट आप चाहें तो जाके देखिएगा, भी आपको मिल जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे लिए जो है ना वो ये ज्यादा अहम है, भले वो बाकी चीजें जो है वो अ, उनका कुछ भी हो। राइट। तो ये जो एक्चुअली बैलेंस ऑफ रोल से आता है। मैं आपकी आपकी तवज्जो थोड़ी सी दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी शख्स की तवज्जो किसी एक तरफ ज्यादा हो जाए, किसी दूसरी तरफ कम हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में अगर आप इस ऐसे शख्स को थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली उससे आप डिस्कस करें या उससे आप क्वेश्चन करें, तो उनका माइंडसेट जो है वो इस बारे में भी सोच सकता है कि हाँ, कि दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन लार्जली इग्नोरिंग एंड लेट मी फोकस ऑन दिस एज वेल। तो certainly possible, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। कैसा हो सकता है, और इस तरह से अगर हो तो आप उनको कैसे लेके जा सकते हैं। अच्छा, कोई और एक भी सवाल है? एक- ये नहीं वो एक अगर आप ट्रायंगल लें और आप उसको इन्वर्ट कर लें, हम्म नीचे आपका बिजनेस हो और ऊपर दो जो जो कॉर्नर है उसमें एक आपकी लीडरशिप हो और आपकी एक हेल्थ हो, हेल्थ एंड हम्म वेलबींग हो। तो जब हेल्थ एंड वेलबींग ठीक होगी तो ही फिर बिजनेस कर सकेंगे। तो मैं ट्रायंगल को सीधा लेने की बजाय अगर उल्टा ले लें, तो जब तक वो ऊपर वाली चीजें नहीं होंगी तो आप नीचे वाली चीज कर नहीं पाएंगे। तो अगर वो जो भी साहब हैं जो अपनी हेल्थ पे तवज्जो नहीं दे रहे, तो उनको पहले ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो फिर हम बिजनेस कर कैसे सकेंगे।
inverting the triangle, like business on the top rather than business top के बजाय नीचे चला जाएगा. You invert the triangle and well-being will come up. So well-being is on the priority. तो if अब बताइए मैं समझा सकती है नहीं, लेकिन yeah बोले. नहीं आप बताइए, आप पूरी बात कीजिए अपनी. हाँ नहीं, मैं बस इतनी ही बात थी कि yeah, instead of taking the triangle like this, you invert the triangle, तो नीचे चला जाएगा. ठीक है. तो इसका जो है ना एक और मैं एनोनिमसली थोड़ा सा इसका जिक्र करता हूँ कि एक साहब ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया और many people praised his achievement. तो उन्होंने कहा कि देखें इन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट किया और उन्होंने अपनी हेल्थ की भी परवाह नहीं की, और देखें यानी अगर हेल्थ की परवाह नहीं की तभी तो he was able to achieve that. तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव होते हैं ना. तो मेरे सामने जो साहब बैठे हुए थे ना, जो काम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसका एक पर्सपेक्टिव तो है, वो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी हेल्थ की परवाह ना करते इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया और he was able to do it only because he did not care for his health. मेरा पॉइंट इसमें यह है कि वो अपनी हेल्थ की भी केयर कर रहे होते तो हो सकता है वो इससे ज्यादा बड़ा अचीवमेंट कर रहे होते जो कि आपको आज नजर आ रहा है. राइट. सो देयर आर ऑलवेज मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. अच्छा, अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो होता क्या है कि देखिए आपके पास जो है ना किसी भी सिचुएशन में, जैसे फैसल भाई कहते हैं अभी कि चैलेंजेस के बारे में क्या करते हैं आप, उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, और अगर आपके पास फेलियर हो तो उसको कैसे प्रोसेस करते हैं आप. राइट. तो अब आपके पास किसी भी चीज के लिए दो ही चॉइस हो सकती हैं, या तो आप कुछ करें या आप कुछ ना करें, या आप तो कोई डिसीजन लें, ठीक है, या आप डिसीजन ना लें. तो एक्चुअली आप थोड़ा सा इसको डीपली एनालाइज करें तो अगर आप एक डिसीजन ले रहे हैं ना तो उसकी एक कॉस्ट होती है. कुछ भी काम कर रहे हैं आप बाहर निकल रहे हैं या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई वक्त लगाना चाहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप एक डिसीजन ले रहे हैं तो उसकी एक कॉस्ट होगी, टाइम होगा, कुछ एफर्ट होगी. लेकिन अगर आप नहीं करने को डिसाइड करें, यानी आप कुछ ना करने को डिसाइड करें, तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है, और वो कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ इनएक्शन. तो अक्सर औकात जो है, जो लोग अपने फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ नहीं जा पाते हैं, उसकी वजह यह है कि वो ये डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें फिक्स से ग्रोथ की तरफ जाने पे इन्वेस्ट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी, या पे हमें यहीं पे ही रहने में जो है वो टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए. क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये भी आपका एक डिसीजन है. मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी लेट्स से अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस को अगर आप नहीं बढ़ा रहे हैं, तो बिकॉज के नहीं जी इससे तो कुछ नहीं होता, जो रिस्क में लिखा हुआ तो मेरे पास आएगा ही ना, तो रिस्क में तो लिखा तो वो तो आएगा आपके पास, लेकिन आपकी अपनी एफर्ट्स कहाँ गई. तो अल्लाह सुब्हान तआला आपको ये भी तो सिखाते हैं ना कि अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ एफर्ट्स डालें. तो इसका मतलब है कि अगर आप उस तरफ अपनी अवेयरनेस की तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं तो एक्चुअली यू हैव डिसाइडेड नॉट टू डू समथिंग, एंड दिस इज आल्सो अ डिसीजन. तो रिसेंटली मुझे एक ग्रुप के साथ कोचिंग का सेशन का इत्तेफाक हुआ, तो उसमें से एक या दो लोग थे, उन्होंने मुझसे अलग से रब्ता किया. उन्होंने कहा कि हम जो है वो फाइनेंशियली वी आर नॉट सो गुड अबाउट अबाउट सिचुएशन, और हम कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं. तो उसमें से कुछ लोग जो थे ना, अब आप ये देखें, बड़ी गौर तलब बात है, वो तकरीबन 14 लोगों का ग्रुप था जिनसे मेरी कोई 2 से 3 घंटे का एक कोचिंग सेशन मेरा उनके साथ हुआ. अच्छा, उसमें से जिन साहब ने कहा कि हमारे पास से कुछ लोग हैं जो कि फाइनेंशियली दे आर नॉट डूइंग वेल एंड दे नीड सम कोचिंग, तो मैंने कहा ठीक है, वैसा करें कि आप एक छोटा सा ग्रुप अलग बना लें, मुझसे बात कर लें. Interestingly, जिन साहब ने ये बात की, he was himself by himself, he was so busy that he decided to stay away. अच्छा, और उसके बाद एक उनमें से 3 लोगों में से एक शख्स जो है वो सामने बढ़ा और उसने कहा कि आप ऐसा करें, बाकी लोग तो मसरूफ हैं, आप मुझे ही कुछ कर दें. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करें, सबसे आपका पहला काम ये कि आप ये किताब पढ़ के आए. तो मैंने उनको एक किताब सजेस्ट कर दी. वो किताब वो शख्स जो है ना, उसमें थी हंगर. तो उसने जो है ना वो पूरी किताब 3-4 दिन पढ़ के वापस दोबारा मेरे पास आके खड़ो गया, अब मैं क्या करूं. तो मैंने कहा अब आपने करना है कि आपने इस किताब की समरी बनानी है. तो उन्होंने समरी बनाई, वो ठक करके 2-4 दिन में समरी बना के फिर लेकर आ गए मेरे पास. अब मैं क्या करूं, मैंने कहा अच्छा आप ऐसा करें, इसको वॉइस मैसेज से रिकॉर्ड करें, इसकी समरी बना के, ताकि आप दूसरे लोगों को इसकी अवेयरनेस दे सकें. अभी देखिए, अब मैं जो आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली दिस गाय वाज पार्ट ऑफ द फिक्स्ड ग्रुप, बट ही हैड द डिजायर टू कम आउट ऑफ इट. तो उसके ऊपर जो एक्शन करने शुरू हो गए ना, अब फाइनेंशियल अवेयरनेस बन गई. फिर उनके समझ में आया कि अच्छा, अब मुझे इसका मतलब कि अब मुझे कुछ अपने जो काम करता हूं मैं, उसके अलावा कुछ और करना पड़ेगा. टाइम था उनके पास, टाइम बहुत था उनके पास. उन्होंने क्या किया कि अपने एक दोस्त के साथ एक मसालों की सप्लाई का काम शुरू कर दिया कराची में. मैंने कहा ठीक है, लेट मी लर्न थ्रू दिस प्रोसेस.
लेट मी गेट रब्ड, थोड़ा रगड़ा लगेगा मेरे, लेकिन कुछ ना कुछ तो मैं सीख जाऊंगा। तो अब क्या हुआ कि वो जो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज दैट इनिशियली ही वाज अ पार्ट ऑफ द फिक्स्ड माइंडसेट, जो बाकी लोग वहीं के वहीं, जिसको कहते हैं वहीं के वहीं ही खड़े रह गए, लेकिन ये शख्स जो है इससे बाहर निकल गया क्योंकि इसके अंदर एक डिजायर थी, है ना। तो इसी तरह से आप देखते हैं कि ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी ना फाइनेंशियल अवेयरनेस की और फाइनेंशियल ग्रोथ की। तो बंदा जो है वो तो चल पड़ा, इंशाल्लाह वो थोड़े धक्के खाएगा, रगड़े खाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह निकल जाएगा आगे। लेकिन जो लोग जो बाकी रह गए ना, अगर वो उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर इसका मतलब कि फॉर देयर एंटायर लाइफ टाइम दे विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल थ्रू द सेम सर्कल ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, तो उम्मीद है कि अपनी मैं बात थोड़ा सा आपको समझा पाया होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा, मैं बताना चाह रहा था कि अगर कोई अपने सवाल पूछना चाहे माइक ओपन करके, तो आप अपना माइक भी ओपन कर सकते हैं, और या फिर चैट में भी लिख सकते हैं। किसी ने हाथ उठाया था हालांकि। नहीं, हाथ तो रेज हुआ होगा, तो अभी तो नहीं नजर आ रहा। ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो कहा यह जाता है कि उनके सेंसेस, एक अल्लाह ताला ने सेंस लिए, दूसरे सेंसेस उनके बहुत स्ट्रांग हैं। तो बेसिकली उनको पता होता है कि हम ये चीज नहीं कर सकते, तो दे ट्राई डूइंग अदर थिंग्स। इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके, तो फिर जब ट्राई करते हैं तो उनके दूसरे सेंसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग देखने में आपके फेसबुक पे स्टोरीज भी आपको मिल जाएंगी जिन जो कि साइकिल पे चलाते हैं, सिर्फ अपने आवाज सुन के, यानी कि उनकी समात को इतना इस्तेमाल करते हैं कि वो सेंस कर लेते हैं कि किस रास्ते में, हमारे रास्ते में क्या चीज आ रही है, और अपनी साइकिल पे चला लेते हैं और कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग एट सम पॉइंट दे कीप ऑन ग्रोइंग। और इसी तरह एक और ग्रोथ माइंडसेट की एक और स्टोरी बड़ी अच्छी, कि 80 ईयर्स की खातून ने जो है वो कुरान हिफ्ज कर लिया। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी उम्र तो बहुत आगे निकल गई है और अब मैं, दिमाग मेरा नहीं चलेगा, अब मैं कैसे मेमोराइज करूंगी। तो शी मेमोराइज्ड इट एट दैट टाइम, लाइक शी केप्ट ऑन मूविंग फॉरवर्ड एंड देन केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग, तो निकल गई आगे। ठीक है। नहीं भाई, यहाँ पे कोई अच्छा, सवाल पूछना चाह रहे हैं तो। ताहिर नईम साहब का हैंड रेज हुआ है। जी ताहिर साहब, आप बताइए। और आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ आपकी रही आवाज है। आ रही है। थैंक यू, आपने उसका मेरे उस सवाल का भी जवाब दिया कि एक एक साहब जो है वो एक डोमेन में ग्रोथ माइंडसेट शो कर रहे होते हैं, लेकिन वो दूसरी डोमेन में वो नहीं शो करते। तो आपने उसका तफसीली जवाब दिया। तो ये बात मेरी भी समझ में आई। अच्छा, पिछली दफा जो मैंने लिया था तो वो बुक रीडिंग पे था। तो बजाय इसके सवाल को हम एक सजेशन ये है कि जो प्रायोरिटाइजेशन वाली है, शायद आप पहले करा चुके हो, तो वो थोड़ा सा अगर किसी अगले सेशन में उसको कवर कर लें, ताकि हम फिर फॉर एग्जाम्पल अब इतने एरियाज हैं, किस एरिया को हम स्टार्ट करें जहां पर हम ग्रोथ माइंडसेट जो है ना स्टार्ट करें। तो वो प्रायोरिटाइजेशन जो लाइफ की आपने होलिस्टिक की बात की, तो वो हम खुद एनालाइज करना चाहिए। लेकिन अगर एक सेशन जो है प्रायोरिटाइजेशन लाइफ के अंदर, क्योंकि करियर को भी हमें देखना है, पेरेंटिंग भी है, और बुक रीडिंग तो खैर एक अलग, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम किसको प्रायोरिटाइज करें ताकि वहां पे हम अपना ग्रोथ माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर लें। और जो सर ने बात की उससे मैं एग्री करता हूँ, और थैंक्स फॉर दैट कि भाई जब कोई आप कोई चैलेंज को एक्सेप्ट करने या चैलेंजिंग सिचुएशन में या फेलियर सिचुएशन के अंदर जो है वो जो है नजर आ जाता है। तो बस मेरे ख्याल सवाल से ज्यादा ये थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट थी कि अगले किसी सेशन के अंदर प्रायोरिटाइजेशन को कवर करें। थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है। ठीक है, वैसे प्रायोरिटाइजेशन पे हम बाद में भी बात कर सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बात करना, अभी अगर आप इजाजत दें तो मैं इसके ऊपर दो चंद मिनट बात कर लेते हैं इसके ऊपर, प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर। ठीक है। अच्छा, देखिए होता क्या है, अक्सर लोग जब प्रायोरिटाइज जो है ना वो कर नहीं पाते। इसकी बड़ी छोटी सी एग्जांपल है जिससे आप बात को समझ सकते हैं। अगर आपके सहन में 4 खरगोश भाग रहे हो इधर उधर, और आपके पास एक अदद केज हो और आपने पकड़ के उनको उस केज में डालना हो, कि तो आप क्या करते हैं? तो मैंने ये बारहा ये सवाल मुख्तलिफ लोगों से पूछा है। तो एक साहब ने कहा कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की जवाब देते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपको जो अल्टीमेट टारगेट है वो आपने चारों को पकड़ के डब्बे में डालना है। तो जो तकरीबन 99% जवाब मुझे जो मिलता है ना वो ये मिलता है कि हम पहले एक को पकड़ेंगे और उसको पहले डब्बे में डालेंगे, डब्बा बंद करेंगे, फिर जाके दूसरे को पकड़ेंगे, डब्बे में डालेंगे, उस तरह करके चारों को पकड़ लेंगे। तो मैं उनसे पूछता हूँ आप चारों को इकट्ठे क्यों नहीं पकड़ते हैं? तो कहते हैं वो तो 4 मुख्तलिफ डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं ना, तो उनको चारों को इकट्ठे कैसे पकड़ सकते हैं? तो जिंदगी की भी मिसाल तकरीबन ऐसी ही है कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे काम जो है ना हम इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। जब बहुत सारे काम इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं तो 4 खरगोशों की तरह एक भी हाथ में नहीं आता। फिर क्या होता है, अल्टीमेटली हमारी प्रोग्रेस किसी भी एक भी डायरेक्शन में नहीं हो पाती है।
तो फिर एक जो अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास होता है वो नहीं हो पाता। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, प्रायोरिटाइजेशन जो है वो क्या है जिंदगी में, देखिए कुछ कुछ चीजें हैं ना वो तो आपकी मैंडेटेड है ना, मैंडेटेड रोल्स आपके। मिसाल के तौर पे बहसीत एक मुसलमान हमारे कुछ फराइज हैं। अब उन फराइज में से एक फर्ज जो है ना वो हमारा एज ए फैमिली मेंबर का है, पेरेंटिंग भी जैसा आपने कहा, ठीक है। एक उसमें जो है एक रोल है हमारा काम का, अर्निंग का भी रोल है, कुछ पेरेंट्स के भी हमारे यानी हमारे राइट्स टुवर्ड्स पेरेंट्स, सॉरी पेरेंट्स राइट्स हमारे ऊपर। कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास काफी सारा टाइम बचता है। अब उस टाइम में आपने क्या करना है, ठीक है, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं ना, तो उस टाइम में आपने उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। उस वक्त आपने क्या करना है, आपने पकड़ना है एक खरगोश, उसके ऊपर काम करना है। तो मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ कि एक मैनेजर को इत्तेफाक कोचिंग का इत्तेफाक हो लीडरशिप के सिलसिले में। तो इन साहब ने कहा कि मैं अब काम करना चाहता हूं अपनी दो चीजों पे। एक तो इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग के ऊपर, कि मेरा जो दिल चाहता है ना मैं वो कर लेता हूँ फौरन फौरन, वो मैं ना करूं। तो कभी कोई चीज खरीद ली, कभी अचानक से कोई डिसीजन ले लिया और बगैर सोचे समझे, तो कहना है कि इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग पे मैं काम कर रहा हूँ। तो इस पूरे 3 महीने में मैंने यही काम करना है बस। अब वो क्या करे, व्हाट ही इज डूइंग। तो हाँ, बकीया चीजें जिंदगी की चल रही हैं, ऐसा नहीं कि जिंदगी सारी रुकी नहीं, जॉब भी चल रही है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, पेरेंट्स भी हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ है। तो लेकिन एक्चुअली ही इज फोकसिंग ऑन दिस। अब 3 महीने वो कर क्या रहा है, वो करते हैं एवरी वीक ही ट्रैक्स हिमसेल्फ कि इस वीक में मैंने कितनी दफा इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग की है, और वे आगे बताते भी मुझे। और उसके बाद जो है फिर बताते हैं कि अच्छा मैं फलानी जगह जो है व्हेन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग, तो मैं फलानी जगह पे अपने आप को रोक सका कि मैंने इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग नहीं की। तो मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो हम जो ना अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए कि हमारे पास अक्सर औकात के पास, यानी आप में से जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे ऑडियंस में जितने भी लोग हैं, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपके पास आपकी ग्रोथ का अगले 3 महीने का प्लान मौजूद है कि आपने 3 महीने में किस तरफ ग्रो करना है, यानी आपने जिंदगी में किस तरफ आगे बढ़ना है, कौन सा एरिया ऑफ लाइफ आपका जिंदगी में ऐसा है जिसमें आप अगले 3 महीनों में बेहतरी हासिल करना चाहते हैं। अगर तो आपके पास इसका वाज़ेह जवाब मौजूद है और आपके पास प्लान है, देन यू आर एक्सीलेंट। लेकिन अगर आपके पास इसका जवाब वाज़ेह तौर पे मौजूद नहीं है, तो फिर हमारी राय है कि आपको किसी के साथ काम करना चाहिए, बैठ के प्लान बनाना चाहिए, ताकि जिंदगी में आप आगे बढ़ सकें, ठीक है, ग्रोथ की तरफ जा सकें। क्योंकि जिंदगी में एक बात याद रखें, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। डाइंग का मतलब ये नहीं कि मतलब आप जिंदगी खत्म हो गए, वक्त तो गुजर ही जाएगा, लेकिन आप अब आगे नहीं बढ़ सकेंगे, उस तरह से तरक्की नहीं हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए। तो आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर कि प्रायोरिटाइजेशन में, मैं समराइज कर लेता हूँ, प्रायोरिटाइजेशन में आपको फोकस करना पड़ता है किस चीज पे आप काम करना चाहते हैं, लग के काम करें टिका के, और उसके बाद फिर आप दूसरी चीज पे काम करें, फिर आप लग के काम करें, टिका के काम करें। मिसाल के तो अपने अपने हेल्थ ही इंप्रूव करनी है ना अगर, ठीक है। तो मैं आपको छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। एक और मैनेजर को कोचिंग का इत्तेफाक हुआ, सो ही अप्रोच में, उन्होंने कहा यार मैं आजकल बहुत स्ट्रेस में हूँ भाई, कुछ करो मेरे लिए। तो मैंने कहा अच्छा भाई क्या मसला आपके साथ। तो कहने कि मैं जो हूँ वही कंपनी में काम करता हूँ मैनेजर, और मैं जो हूँ HR में काम करता हूँ। तो मैंने क्या किया है कि मैंने जो है वो अपने, हालांकि मेरे ओरिजिनली जो फील्ड है वो IT की, लेकिन चूंकि मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने HR की जॉब मिली थी, मैंने वही ले ली। तो मैं यहाँ पे सख्त परेशान हूँ, हटना चाहता हूँ। तो चूंकि टेक्निकल एरिया में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, एक बैचलर शुरू कर दिया है। अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा अच्छा तो फिर स्ट्रेस किस बात से, कहने स्ट्रेस इस बात से है कि मैंने एक बिजनेस भी शुरू किया, वो भी IT रिलेटेड है, लेकिन वो जो है वो बिजनेस इज नॉट डूइंग वेरी वेल। तो मैंने कहा कि अच्छा फिर ये आप करते कैसे, डे कैसे मैनेज करते हैं। अभी देखिए क्या कहते हैं, सुबह से लेके तकरीबन 5 बजे तक जॉब पे, सॉरी 4 बजे तक जॉब पे रहते हैं, 4 बजे से तकरीबन 6 से 7 बजे तक वो अपनी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स कर रहे हैं और पार्ट टाइम, और उसके बाद वो जब घर पहुंचते हैं तो तकरीबन को 9 बज जाते हैं। अच्छा उसके बाद नाउ ही इज सो एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड, उनके पास बीच में पॉकेट्स में स्लॉट में अपने बिजनेस पे भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहे होते हैं। नाउ ही इज सो टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड कि उसके बाद 2 घंटे यूट्यूब के सामने बैठे रहते हैं जस्ट टू रिलैक्स हिमसेल्फ। अच्छा तो ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये थोड़े दिन पहले की बात है। अच्छा तो फिर मैंने उससे पूछा कि ये आप यूट्यूब पे क्या देखते हैं, कहने बस ऐसी मूवीज वीडियोस देखता हूँ ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपकी जो सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर कौन सा है, कहने कि जो बिजनेस है वो सही नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस सेटअप का एक्सपीरियंस है, कहने लगे नहीं है। अब मैं जो बात आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना यहाँ पे, वो ये देखिए उन्होंने क्या क्या किया हुआ है कि एक तो उनको टेक्निकल रोल मूव होना था, उन्होंने बैचलर शुरू किया नया, दूसरा उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया नया, और तीसरी जॉब भी उनकी चल रही है।
तो फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, और उसके साथ फैमिली भी है, बच्चे भी हैं। अच्छा, तो क्या नहीं मेरे पास तो कोई एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं ताकि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो। तो मैंने उससे बातों के दौरान ये भी पूछा कि आपने सारा काम अभी शुरू क्यों किया। तो कहने लगे मैं चाहता हूँ कि जब तक बिजनेस अपने इनिशियल हनीमून फेज से निकलेगा ना, उस वक्त तक मेरा बैचलर्स ही पूरा हो जाएगा और देन आई विल बी एबल टू रन माय बिजनेस सक्सेसफुली। ये तो ख्वाबो ख्याल पे जैसी कहानी होती है ना। तो अच्छा जी ठीक है। तो मैंने उससे फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछा, तो कहने लगे मुझे तो कोई अंदाजा नहीं बिजनेस सेटअप का। तो फिर बातों बातों उनको समझ में आया कि अच्छा अगर वो कम से कम 2 घंटे जो वो जो वीडियोस देखते थे, अगर वो बिजनेस सेटअप वगैरह के बारे में वीडियोस देखना शुरू कर दें तो इट विल हेल्प हिम अ ग्रेट डील। अच्छा, ही डिसाइडेड बाय हिमसेल्फ, मैंने उनको नहीं सजेस्ट किया। जब 1 हफ्ते के बाद मेरी उससे दोबारा बात हुई तो एक्चुअली ही हैड स्टार्टेड डूइंग दैट। उन्होंने कहा मेरा स्ट्रेस फैक्टर भी बहुत कम हो गया और अब मेरा लेवल ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट बहुत बढ़ गया है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि वो जो स्ट्रेस फैक्टर था वो उनका इस वजह से नहीं था कि ही वाज इनटू, ऑफ कोर्स ही वाज इनटू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, एट द सेम टाइम वो जो 2 घंटे का जो टाइम वेस्टेज था ना, एक्चुअली दैट वाज मेकिंग हिम गिल्टी। वो जो गिल्ट था ना, वो रोजाना के गिल्ट अपने ऊपर लादे चले जा रहे थे। फिर अब क्या हुआ कि अब जब उनकी वो जो वॉचिंग वीडियोस की हैबिट तो वही रही, लेकिन इट टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव हैबिट। तो वहां से जब उनको काम होना शुरू हो गया। तो जस्ट टू टेल द स्टोरी, कंक्लूड द स्टोरी कि प्रायोरिटाइजेशन जो है ना वो आपकी जिंदगी में आप बहुत सारी चीजें शुरू करते हैं, देन यू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ ट्रबल। फिर आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है व्हाट कम्स फर्स्ट एंड व्हाट्स नेक्स्ट। ठीक है, एक क्वार्टर के ऊपर। तो आई होप आई वाज एबल टू मेक माय पॉइंट अच्छा, क्लियर। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ योर स्पाउस इज हैविंग फिक्स्ड माइंडसेट देन व्हाट टू डू? अल्लाह से दुआ करना चाहिए सबसे पहले बिफोर एनीथिंग एल्स। देखिए हमने दुआओं को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं दुआओं को, लेकिन दुआओं में बड़ी पावर होती है। आप तहज्जुद में उठ के तो देखें ना, आपको मसला है, जाके अल्लाह के सामने थोड़ा रोए, कुछ गिड़गिड़ाएं कि अल्लाह ये मसला हो गया है, मेरे शौहर के साथ ये मसला है, मेरी बीवी के साथ मसला है, कुछ उसका दिल नरम कर दे। आप देखें कुछ ना कुछ तो दिल नरम होगा। अच्छा, इसमें एक और बात भी होती है जो मैंने देखा है ना, मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये जरूरी नहीं कि आप इससे इत्तेफाक करें। तो जैसे एक साहब है, रिसेंटली जो है ना उनको इत्तेफाक हुआ उनकी फैमिली को कोच करने का ना। तो उन्होंने कहा कि जो है ना मेरे अपने फादर से जो है रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। तो मैंने कहा कि अच्छा तो उसकी क्या वजह। तो कहने वो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और एक उनका एक अंदाज है अपना काम करने का। तो मैंने कहा कि ये जल्दी गुस्से में आना ये आपके साथ होता है या ये हर एक के साथ होता है, या आपकी वालदा के साथ भी वैसे ही गुस्से में आते हैं। तो कहने नहीं, उनके साथ तो अच्छा, उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग ओवर हियर। नहीं, इस सिर्फ इसी क्वेश्चन से आइडेंटिफाई हो जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग ऑन दिस सन्स पार्ट के, उसकी अपनी रिलेशनशिप जो अपने वाले से नहीं है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब अगर कोई साहब कहते हैं कि उनकी बीवी जो फिक्स माइंडसेट से ताल्लुक रखती है, या कोई साहिबा कहती है उनके शौहर फिक्स माइंडसेट से ताल्लुक रखते हैं, उनको अपनी रिलेशनशिप पे गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि इन दोनों की आपस में रिलेशनशिप कैसी है और उस रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। क्या एक हमारे पास एक कोचिंग का एक उसूल होता है कि इफ यू चेंज द वे यू सी थिंग्स, थिंग्स दैट यू सी चेंज। आई रिपीट माय वर्ड्स, इफ यू चेंज द वे यू सी थिंग्स, थिंग्स दैट यू सी चेंज। तो होता क्या है कि अगर तो अब मेरे सहन में अगर ये मेरे ख्याल बैठ जाए कि जी मेरी बीवी तो ऐसी है, यानी वो फिक्स माइंडसेट की है, तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आता या उसको कुछ वगैरह वगैरह, तो फिर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ना मेरा जो माइंड है ना वो इस तरह से प्रोग्राम हो जाएगा कि दिस इज हाउ माय वाइफ इज। अब फिर क्या होगा, मेरे बात करने का अंदाजा ऐसा होगा, मेरी नजरें ऐसी हो जाएंगी कि हमें ना कोई चीज बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अक्सर औकात हमारी नजरें ही बहुत सारा काम कर देती हैं। तो जब नजर काम करती है ना, तो ऑटोमेटिकली जो है ना आप मुसलसल आप ये नजर से अपनी ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि यू आर द डम्बेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, और तुमको तो कुछ आता ही नहीं है। अब भले ही आपका शौहर हो या आपकी बीवी हो, जो भी हो कुछ ना। अच्छा, जब होता क्या है कि दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट द अदर पर्सन, योर थॉट प्रोसेसिंग कंट्रोल्स योर फीलिंग्स और हैज अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन योर फीलिंग्स। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फीलिंग्स होती हैं वो वैसे की वैसी होती है, यानी उसी तरह से जनरेट होती है। यार ये तो यार मैं इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार हूँ, ये शख्स तो है ही ऐसा वगैरह वगैरह। अच्छा, फीलिंग्स से जो एक्शन जनरेट होते हैं, तो एक्चुअली थॉट्स गिव राइज टू फीलिंग्स, फीलिंग्स गिव राइज टू एक्शन। जो आपके एक्शन होते हैं, जो आपके बात करने का अंदाज होता है, वो खराब हो जाता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर कोई इस तरह की किसी भी के साथ भी सिचुएशन हो, तो उनको ये देखना चाहिए कि वो उनका खुद का माइंडसेट कैसा है, कि खुद ग्रोथ माइंडसेट ताल्लुक है उनका। अगर खुद ग्रोथ माइंडसेट ताल्लुक है तो हाउ इज ही और शी प्रोसेसिंग द चैलेंजेस। ये चैलेंज है ना ये, तो क्या आप नए नए तरीकों से आजमाते हैं उसको, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो आई होप आई हैव पुट माय पॉइंट अक्रॉस।
अच्छा नैर भाई, इसमें एक पॉइंट जो है मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, वो ये है कि आप इससे पहले कि आप दूसरों पे कोई चीज प्रोजेक्ट करें ना, आपको अपने बारे में उसी एंगल से सोचना चाहिए कि अच्छा यार मेरा जो माइंडसेट है वो क्या है, क्या वो ग्रोथ माइंडसेट है, क्या मैं क्योंकि अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा ना तो आप दूसरों को भी इतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे कि वो ग्रो, अगर उनका फिक्स माइंडसेट भी होगा ना तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उनके सामने एक रोल मॉडल के तौर पे आते हैं। स्पेशली स्पाउसेस जो होते हैं वो तो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, तो वो एक दूसरे के लिए रोल मॉडल का काम कर रहे होते हैं। अगर एक का माइंडसेट जो है वो ग्रोथ का हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि दूसरा जो है ना वो फिक्स माइंडसेट पे अड़ा रहा है, उस पर कोई ना कोई जो है ना असर पड़ता है। तो इसकी एक एग्जांपल जो है ना वो इस तरह से है कि मेरे एक क्लाइंट है, तो वो उन्होंने अपनी हेल्थ पे काम करना शुरू किया। ही वॉज वेरी ओवरवेट और उनको हेल्थ के इश्यूज आने शुरू हो गए थे, तो उन्होंने अपनी हेल्थ पे काम करना शुरू किया। तो 2-3 महीने में अच्छा खासा उनको जो है ना फायदा हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि अब आप बताइए, अब आपकी रिलेशनशिप वगैरह कैसे? कह रहे जो सबसे बड़ी चेंज मैं देख रहा हूँ ना कि मेरी जो वाइफ है ना वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गई है, उससे भी खुद ब खुद वही काम करना शुरू कर दिया है, वही चीजें स्टार्ट कर दी हैं जो मैं कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि इट इज वेरी कंटीजियस। जो अच्छाई होती है ना, जैसे अच्छाई बुराई दोनों बड़ी कंटीजियस होती है, जब लोगों को नजर आने लगता है ना कि यार कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो वो उसको अप्लाई करने लगते हैं। तो अगर आप अपने आप को एज अ रोल मॉडल वहां पे बना लें ग्रोथ का, कि यार आप शेयर करें कि यार मैंने क्या चीज कैसे की और आपने क्या लेटेस्ट चैलेंज जो है उसको ओवरकम किया और कैसे अपने आप को जो है ना उसमें से निकाला, कैसे फेलियर को आपने, जैसा फेलियर के प्रोसेस की हमने बात की थी कि यार किस तरह आपने फेलियर से क्या सीखा और फिर उस जो भी आपने सीखा उसको कैसे यूज करके आप आगे बढ़े। जब आप इस टाइप की स्टोरीज शेयर करना शुरू करते हैं ना किसी दूसरे के साथ, तो वो आपके स्पाउस हो, बच्चे हो या दोस्त हो, उन सब के ना माइंडसेट पे जो है ना एक बहुत जबरदस्त किस्म का ना एक हथौड़ा पड़ता है और वो भी सोचते हैं कि हाँ यार कोई शख्स इस तरह कर रहा है और आगे बढ़ रहा है तो मैं क्यों ना करूं। क्योंकि नेचुरली हम सब जो है ना वो ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एक ही प्रोसेस है, दैट इज ग्रोथ। वो वहां से बढ़ना ही शुरू होता है, कभी वो वहां से सुकड़ना नहीं शुरू होता कोई भी बच्चा। तो ग्रोथ जो है ना एक नेचुरल है, ह्यूमन फैक्टर है ह्यूमंस पे। लेकिन क्या है कि वो लिमिट हो जाता है इसी तरह जब हम लेबल करने लगते हैं। अच्छा, मैं मगर आप मुझे इजाजत दो तो यहाँ पे दो चीजें ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, स्पेशली स्पाउसल रिलेशनशिप में, क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग जिंदगी में खुश रहते हैं ना उनमें एक बात बड़ी कॉमन होती है, वो उनकी रिलेशनशिप अच्छी होती है दूसरों से, और वो उसको एंजॉय करते हैं, और उनके पास जो है ना एक पर्पस होता है, हर चीज के पीछे एक पर्पस होता है, वो पर्पस उनको ड्राइव कर रहा होता है। तो दीज टू थिंग्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा अच्छा, अब स्पाउसल रिलेशनशिप के ऊपर आते हैं। तो मैं जो है यहाँ पे आपको दो किताबें रेकमेंड करता हूँ। एक किताब है मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये किताब अच्छी है, और मैंने पढ़ी है, और आई विश के मैं आई हैड रेड इट लेट्स से मे बी 30 इयर्स बैक। अच्छी किताब है। तो मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको एक और किताब भी दिखा सकता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। तो एक ये किताब है, और दूसरी किताब जो है मैं जो रेकमेंड करता हूँ वो ये बुक है जिसका नाम है वायर्ड फॉर लव। ये वाली किताब। तो वायर्ड फॉर लव जो है ना, ये स्टैन टैटकिन की किताब है। ये बहुत अच्छी किताब है। दिस बुक इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स, और बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इसमें। जो फिक्स और ग्रोथ माइंडसेट की बात करें ना, स्पेशली व्हेन यू हैव ट्रबल्स स्पीकिंग टू योर स्पाउस, द वाइफ और द हस्बैंड, वो जैसे हमने बताया कि वो रिलेशनशिप पे डिपेंड कर रहा होता है बहुत। उसकी वजह ये कि अक्सर औकात हम ना अगले शख्स को प्रॉपर समझ नहीं पाते हैं कि उसकी टाइप क्या है, और उसकी मतलब टाइप, और जो कि इस किताब में अच्छी खासी तफसील से समझाया है उन्होंने एग्जाम्पल्स के साथ, कि मुख्तलिफ लोगों की टाइप्स कैसी होती है और उनके साथ आपको किस तरह से रहना चाहिए, ये किस तरह से आप बेहतरीन तौर पे आप निवाह कर सकते हैं आपस में। तो एक किताब जो है वो ये है, विच आई हाईली रिकमेंड, वायर्ड फॉर लव। एक किताब ये है। अच्छा, और दूसरी किताब जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये डॉक्टर जॉन ग्रे की किताब है। ये बहुत अच्छी किताब है। ये भी आप बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसमें भी पता चलता है कि अच्छा मैन का क्या माइंडसेट होता है और वुमेन का कौन सा माइंडसेट है, जिससे आपको ये किताब है मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, डॉक्टर जॉन ग्रे की। तो ये दोनों किताबें जो है आई हाईली रेकमेंड कि आप ये पढ़ें।
तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी कि आपको पता चल, उससे ये आपको जरूर फायदा हो जाएगा कि अगले शख्स को हैंडल कैसे करना है, so that you know yourself better and know the other person better. तो निर्भय एक सवाल आया, situation is that a person is trying to go to a growth mindset from fixed but constantly external factors like spouse and parents are demotivating, then what to do? अच्छा ठीक है, यानी कि हम तो ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना चाह रहे हैं लेकिन दूसरे जो है इतने डिमोटिवेट कर रहे हैं हमको कि हम जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं ये सवाल पढ़ रहा हूँ, ग्रोथ माइंडसेट बट कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक, ओके ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना ऐसी सिचुएशन में करना ये चाहिए कि पहले तो अपने आप को संभालना चाहिए ना आपको। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे जिंदगी में, ऐसा नहीं है। चैलेंजेस तो आएंगे ना, आपको जिंदगी तो नाम ही चैलेंजेस का है, जन्नत तो है नहीं। तो जब चैलेंजेस आएंगे तो आप उन चैलेंजेस को हैंडल कैसे करते हैं और आप अपनी मोटिवेशन को कैसे हाई रखते हैं, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यानी आप ये समझते हैं कि हाँ चैलेंजेस आएंगे एंड हाउ कैन आई कम आउट ऑफ इट, इफ दिस इज नॉट द वे व्हाट कुड बी अ पॉसिबल वे। तो फिर आप क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ पे थोड़ा सा और काम करते हैं, दुआ भी के साथ साथ करते आते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ मे बी यू सीक प्रोफेशनल हेल्प और व्हाटएवर, देन यू कम आउट ऑफ इट नेक्स्ट लेवल। अक्सर तो ऐसा भी होता है। नहीं भाई, इसमें एक बात ये भी तो हो सकती है ना कि आप किस एरिया में ऐसे जो उसमें आप ग्रो करना चाह रहे हैं लेकिन आपको वहां से आपको दूसरी तरफ से मुखालफत मिल रही है, तो देयर कुड बी समथिंग, हो सकता है कि बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। पॉसिबली हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, तो मैं अपनी बात थोड़ी सी पूरी कर लेता हूँ। तो ये कोई मेरे ख्याल में कोई ऑलमोस्ट लाइक 4 साल पहले की बात है। एक कपल को कोच करने का इत्तेफाक हुआ। तो उसमें जो ना शुरू में जो ना साहब मेरे पास आए और उन्होंने जो है ये बात की कि मतलब अपनी मुश्किलात का जिक्र किया, फाइनेंशियली ही वाज स्ट्रगलिंग एंड ऑल दैट वगैरह वगैरह। तो फिर कुछ बातों में उन्होंने बताया कि जो एक सबसे बड़ा मसला जो है ना उनकी बेगम साहिबा है। तो उनकी बेगम साहिबा जो है वो बात नहीं सुनती हैं और अब जो अपनी मर्जी करती हैं वगैरह वगैरह, पता नहीं काफी सारी शिकायतें उनको थी। तो मैंने कहा अच्छा भाई आप चाहते क्या हैं, कहने आप मेरी बेगम से बात कर लें। उन्होंने जो है उसी वक्त ही फोन निकाला और जो है मुझे अपनी उनकी अहलिया से बात किया। वो बेचारी खातून को कुछ पता भी नहीं था पहले से कि उसका उनके पास फोन भी आएगा, यानी उनके शौहर ने ही अपनी मौजूदगी में बात कराई। एनीवे, तो फिर जब उन खातून से बात हुई तो पता चला कि उन खातून को भी अपने शौहर से काफी दिक्कतें थी। अच्छा, एंड दैट लेडी एक्चुअली उन्हें बताया कि वो तो इतनी सख्त मुश्किल में गिरफ्तार हैं इंसाफ की वजह से कि वो 2 दफा खुदकुशी का भी इरादा कर चुकी है, लेकिन बच्चों की वजह से वो नहीं की उन्होंने। अच्छा जी, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनको ज़ाहिर मैं उनको कोच तो मैं नहीं कर रहा था, मैंने उससे शायद 1 दफा या 2 दफा मैंने बात की होगी। तो बातों बातों मैंने उससे पूछा अच्छा ये बताइए कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना लिखना अच्छा लगता है और पेंटिंग करना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा जब ये काम करती हैं आप तो आपको कैसा लगता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना ऐसा लगता है कि बस वक्त का एहसास ही नहीं होता, मैं 4 घंटे भी अपनी कभी पेंटिंग पे लगा दूं तो मुझे वक्त का भूख का एहसास ही नहीं होता। तो अगर आप थोड़ा सा देखें ना, अच्छा एनीवे फिर क्या हुआ कि उनको ये बात उस कोचिंग सेशन से उनको ये बात समझ में आ गई कि जो चीज उनको अच्छी लग रही है एटलीस्ट शी शुड कंटिन्यू टू डू दैट ओवर अगेन एंड एट द सेम टाइम get energy or let's say derive energy from these roles whatever or these activities whatever that she likes. She started doing it more often. तो उसके बाद क्या उनकी लिखने की जो एबिलिटी थी वो भी बेहतर होनी शुरू हो गई और फिर वो उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखने शुरू कर दिए, पब्लिश भी होने लगे माशाल्लाह। शी ग्रू लाइक in just 4 years माशाल्लाह she grew amazingly. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जो अब जब ग्रोथ शुरू हुई ना, एंड एक्चुअली दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, जब उनकी ग्रोथ शुरू हुई तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी डेवलप होनी शुरू हो गई। एक काम उन्होंने ये किया कि अपनी ग्रोथ पे थोड़ा सा काम किया, जिस चीजों पे उन्होंने फोकस करना जो उनको अच्छी लगती थी। दूसरा काम उन खातून ने ये किया कि उन्होंने ना शुक्रगुजारी के ऊपर थोड़ी तवज्जो देनी शुरू कर दी। तो शुक्रगुजारी के मतलब ये है कि अपनी चीजों के ऊपर थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना अपने लिए भी और दूसरों की मौजूदगी के ऊपर भी अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना। तो ग्रैटिट्यूड जब डेवलप होना शुरू हुआ तो उनको जो है जो अपनी प्रॉब्लम्स थी वो कम नजर आने लगी। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो शौहर को शिकायत थी उसकी लिस्ट बना ली।
एंड दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने लिस्ट बना ली, उसमें सरे क्या उसको सरे फहरिस्त जो थी ना वो खाने की शिकायत थी। तो उन्होंने उसके ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि हम जो है, मैं अपने शौहर के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने बनाया, और उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर उन्होंने मेन्यू जो है रोजाना का रोजाना लिखना शुरू कर दिया कि आज ये पकने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि उनके शौहर को कोई शिकायत थी कि ये खाना नहीं पकता घर में तो उन खातून ने कहा अगर खाना नहीं पकता तो क्या हम इतने सालों से हम फाके तो नहीं कर रहे हैं, तो खाना तो पकता है, तो कुछ शिकायत कहीं और है। तो एक्चुअली शी वाज एबल टू फिगर आउट कि एक्चुअली द इशू इज समवेयर एल्स व्हिच इज एक्चुअली गेटिंग मैनिफेस्टेड इन टर्म्स ऑफ खाना नहीं पकना। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो है ना वो अपनी वो व्हाट्सएप पे मैसेज पे उन्होंने मेन्यू का एक रोजाना डेली मेन्यू का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया अपने और अपने हस्बैंड के दरमियान। उस पर खाना जो है वो नशर हो जाता था सुबह 9-10 बजे तक, और अगर साहिब खाना को कहता तो वो 12 बजे से पहले पहले बता दे, वरना उसके बाद जो वो खाना चला गया उसमें प्रोडक्शन लाइन पर। तो अच्छा उसके बाद क्या, ये पूरी कॉन्वर्सेशन जो है ना आप सारे ट्रैकेबल है ना व्हाट्सएप की कॉन्वर्सेशन, तो पता चल जाता है। तो क्या हुआ कि चंद महीनों में उनकी शौहर को शिकायत थी खाना ना पकने की, वो खत्म हो गई। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप जो ना जब भी कभी की ऐसी चीज होती है ना, तो आप ये देखें कि अगले शख्स ने शिकायतें क्या क्या है। तो वहां से अगर आप जो जो 80-20 रूल है ना, यानी आप 20% शिकायत ऐसी ले लें जिससे 80% मैस क्रिएट हो रहा है, आप उन 20% पे थोड़ा सा काम कर लें, शिकायत अगले की कम हो जाएगी, अगले की शिकायत कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। रिलेशनशिप बेहतर होने शुरू होगी, आपको खुद महसूस होगा कि अगला इज नाउ एंटरिंग द ग्रोथ माइंडसेट। आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन दिस। नहीं भाई, यहाँ पे और भी क्वेश्चन है। एक का कि काइंडली गिव अ बताएं। बिट डिटेल व्हाट अ पर्सन ऑफ ग्रोथ माइंडसेट डू आफ्टर फेलियर। तो अच्छा, तो मुझे मुझे कुछ आइडियाज इस सवाल को पढ़ के बताएं। आए कि आफ्टर फेलियर जो है ना, देखिए सबसे पहला और सबसे मुश्किल काम जो है ना वो है फेलियर को सेलिब्रेट करना। ठीक है, अगर आप कहीं पे आपको कोई फेलियर होता है तो सबसे पहले आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि यार एटलीस्ट आपने कुछ किया, कोई आपने एफर्ट लगाई, कुछ आपने डिसीजन लिया, कुछ आप अपनी जगह से हिले जिसकी वजह से ये चेंज आया। क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो तो सिर्फ इसके बारे में सोचते ही रहते हैं, करते तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको इस चीज पे तो आपको यू शुड फील गुड अबाउट इट कि यार मैंने कुछ करने की कोशिश की और जिसकी वजह से मैं इस स्टेज पे पहुंचा। अब आप उस फेलियर को एनालाइज करना शुरू करें कि ठीक है, व्हाट डिड आई डू राइट, कि मैंने आपने कुछ स्टेप्स लिए होंगे ना, कुछ डिसीजन लिए होंगे, स्टेप्स लिए होंगे, कुछ काम किया होगा, तो उसमें से क्या क्या चीज थी जो मैंने ठीक की और उसने मुझे हेल्प की आगे बढ़ने में या कुछ सीखने में, समझने में। और फिर वो क्या चीजें थी जो मैंने ठीक नहीं की। ठीक है, कौन से ऐसे डिसीजन थे जो कि अगर मैं डिफरेंट लेता तो जो रिजल्ट जो है, जो आउटकम जो है वो चेंज हो सकता था। ओके, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि अगर मुझे नेक्स्ट टाइम चांस मिला तो व्हाट कुड बी अ बेटर पाथ टू टेक, क्या मैं अब इसको किस तरह से दोबारा से करना शुरू करूं कि जो है चीजें जो है ना वो इम्प्रूव हो जाए। तो इसके अंदर एक चीज होती है कि ग्रोथ माइंडसेट के साथ ना एक चीज जुड़ी है, वो है प्रैक्टिस। कि आपको ना हर चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। किसी चीज में आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, कोई नया टैलेंट सीखना चाह रहे हैं, किसी डोमेन में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो वहां के जो भी स्किल्स है ना उनको सीख लेना और उनको प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस भी किस तरह कि वो आप प्रैक्टिस इस तरह करें कि एक डिलिबरेट प्रैक्टिस, जैसे मैल्कम ग्लैडवेल जो है ना उसको वो कहता है कि डिलिबरेट प्रैक्टिस है कि हर दफा हर अटेम्प्ट के बाद आप ये रियलाइज करें कि यार इसमें से ठीक मैंने क्या किया और मैं अब इसको मजीद कैसे आगे लेके जा सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह ये आपके एथलीट्स होते हैं और स्पोर्ट्समैन होते हैं, ये हमेशा अपने आप को बीट करने की कोशिश करते हैं कि यार अगर मेरा लास्ट जो टाइम था वो इतना था 15.10 सेकेंड्स था, तो हाउ आई कैन रिड्यूस इट बाय 10.10 सेकेंड्स, अब मैं 15 में इसको कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद वो नेक्स्ट प्रैक्टिस में सोचते हैं कि मैं इसको 13.5 कैसे कर सकता हूँ। तो इसी तरह जो है ना जो आपके फेलियर्स होते हैं तो आप उनको प्रोसेस करें और अपनी प्रैक्टिस को जो है ना फिर आप इम्प्रूव करना शुरू करें, तो डेफिनेटली आपको आगे जो है सक्सेस मिल जाएगी। तो एवरी फेलियर इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स योर सक्सेस। ठीक है, और एक चीज जो है ना जो जो बड़ी हेल्प करती है इसके अंदर, वो ये है कि अगर आपको सक्सेस मिले तो आप उस पर शुक्र करें, और अगर आपको फेलियर मिले तो आप उस पर सब्र करें, और आप इस चीज को रियलाइज करें कि यार दिस वाज पार्ट ऑफ अ वेरी बिग प्लान। ठीक है, जो कि अल्लाह ताला का एक प्लान है, और वो जो है
बेस्ट ऑफ द प्लानर्स है, ठीक है। तो मेरे लिए ये जो चीज, जो भी आउटकम आया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ये मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है, मुझे कुछ बताना चाह रहा है, ठीक है, तो आई शुड टेक इट विद ओपन हार्ट, और फिर जो है ना वो आपको आगे बढ़ने का रास्ता जो है ना वो खुद ब खुद नजर आ जाएगा। फैजल भाई, इन्होंने एक ताहिर और साहब भी, ने हाँ, जी जी इनका एक क्वेश्चन का अगला पार्ट भी है, आप उस पर थोड़ा सा बात कर हाँ सकते हैं बताएं। कि अच्छा एक्सेप्टिंग ठीक चैलेंज है। के बारे में है कि आई थिंक अगेन इट डिपेंड्स ऑन एरिया, लाइक फॉर वर्क एंड कैरियर टेकिंग चैलेंज इज डिफरेंट फ्रॉम चैलेंज इन पर्सनल लाइफ, सो व्हाट स्टेप वी नीड टू टेक चैलेंज। challenges. We need to take challenge. What step we need to take? थोड़ा सा सवाल क्लियर नहीं है। What step? एक वी चैलेंज नीड, को मीन्स चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए क्या स्टेप करना चाहिए आपको? चैलेंज तो वैसे ही आ जाता है बगैर कुछ किए हुए। जी जी वैसे ही मांगना भी नहीं चाहिए चैलेंज, सॉरी मैं बोलना पड़ रहा है। देखिए वो मेरा सवाल ये था कि बार बार जो है ना शायद वो वर्ड है इनिशिएटिव, कि बार बार आप करियर के अंदर इनिशिएटिव लेंगे तो ही वो आप चैलेंज लेंगे ना। आपने को काम नहीं किया होगा, वो इनिशिएटिव लेंगे तो आप वो एक चैलेंज भी होता है आपके लिए, तो माइट भी ये ठीक है। है। तो मैं मुझे चाह रहा था कि अच्छा अब होता है कि आप अपने करियर में चैलेंज लेते हुए या इनिशिएटिव लेते हुए डर भी होते हैं शायद मैं ये काम कर ही ना पाऊं। और पर्सनल में तो फिर पर्सनल में तो ये है ना कि चले जी मैंने कभी ड्राइविंग नहीं की कार, तो मैं कहता हूँ चलो मैं इनिशिएट करूंगा, मैं चैलेंज देता हूँ, गो के मुझ पे बर्डन आएगा, लेकिन मैं मेरे घर वालों ही को पता होगा, मुझे ही पता होगा। तो ये थोड़ा सा ये कि वो क्या ऐसी चीजें होती हैं कि जो जो इनिशिएटिव हम लें तो वो फिर एक चैलेंज बनेंगे और फिर हम उनको सॉल्व करें। माइट भी मैं गलत समझाऊं कि आप लोगों ने समझाया था कि फेलियर और चैलेंजेस से ही पता चलता है बंदे का कि वो ग्रोथ माइंडसेट में या फिक्स माइंडसेट में। तो फेलियर का तो सर फैसल ने काफी बता दिया। अब ये जो है कि जी चैलेंजेस से में पता चलता है कि भाई बंदा ग्रोथ माइंडसेट का है फिक्स माइंडसेट का, तो वो चैलेंजेस से क्या मुराद है हमारी, या हम खुद डालेंगे अपने आप को चैलेंज में या खुद ब खुद ही आ जाएगा जी। अच्छा इसका एक सब बहुत ही छोटा सा एक जवाब मैं देता हूँ, फिर नहीं भाई उसको एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए चैलेंजेस का मतलब यह है कि आज आप वर्जन 1.0 है, ताहिर 1.0, ठीक है, डू यू वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ टुमारो वर्जन 2.0 या नहीं? अगर आप बनना चाहते हैं तो जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, दैट इज योर चैलेंज फ्रॉम गोइंग टू 1.0 टू 2.0। आर यू रेडी टू टेक इट ऑन और नॉट? एक्सीलेंट। तो नहीं भाई आप बताएं इसके बारे में, आप क्या समझते हैं? नहीं बिल्कुल ठीक है। आपने जो बात बताई वो बिल्कुल सही बताई है। दिस हाउ द चैलेंजेस। चैलेंज का मतलब ये होता है कि आप एक जगह से, जैसे हम आपने करियर और प्रोफेशनल लाइफ की तो आपने बात करी ना, कि आप उसमें कोई नई चीज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप थोड़ा पर्सनल लाइफ में भी गौर कर लें कि आप नई चीज कैसे करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने आप को किस एरिया में ग्रो करना चाहते हैं, अपने फैमिली को किस एरिया में ग्रो करना चाहते हैं, उसके ऊपर आपका अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट कितना है, अपनी फैमिली के ऊपर इन्वेस्टमेंट कितना है। क्योंकि अक्सर वक्त हम ये देखते हैं, बहुत ही कॉमनली देखते हैं कि जो साहिबान होते हैं ना, उनको कॉर्पोरेट्स की तरफ से या किसी तरफ से भी ट्रेनिंग्स मिलती हैं, लेकिन उनकी वाइफ्स जो हैं वो उतनी ट्रेनिंग्स नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके पास इस तरह का अपॉर्चुनिटीज कम होती है। तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि वहां पे डिफरेंसेस जब क्रिएट होने लगते हैं ना, तो देन यू फील कि यू आर इन द ग्रोथ माइंडसेट बट योर स्पाउस इज स्टिल बिलो समवेयर हियर। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी हो तो आप लेट्स से ग्रोथ एरिया आइडेंटिफाई करें, टेक दिस अप एज अ चैलेंज, इन्वेस्ट करें, आप लोग दोनों ग्रो करें। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इस तरह से कि यू टेक दिस अप एज अ चैलेंज इन योर पर्सनल लाइफ टू ग्रो फर्दर। तो मैं ख्याल हमें ज्यादा चाहते, अब टाइम हो गया। और जज़ाकल्लाह खैर फॉर ऑल योर प्रेजेंस एंड बीइंग सो पार्टिसिपेटिव एंड इंटरैक्टिव। जब आप लोगों की तरफ से इंटरेक्शन होती है ना, तो हमें बात करने में मजा आता है। और फिर सवालों में क्या होता है कि बहुत सारी स्टोरीज भी अंदर अंदर से निकल के आ रही होती है जो कि हमें अपेरेंटली नहीं पता होता। तो मैं बड़ी आपको सामने की बात बता रहा हूँ, वी नेवर एवर न्यू कि आज का जो सेशन होगा ये इस पैटर्न पे जाएगा, या इसमें हमें ये स्टोरीज हम शेयर कर सकेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो शुरू के सेशन के शुरू में हमें नहीं पता चलता। ठीक है, तो रमजान में नेक्स्ट सेशन होगा मेरे ख्याल 2 हफ्ते हैं रमजान। 2 हफ्ते से पहले हमारा एक सेशन होगा 31 मार्च को इंशाल्लाह, विच इज बिफोर रमजान, जस्ट बिफोर रमजान। वैसे रमजान टाइमिंग यही रहेगी हमारे, चेंज नहीं होंगे टाइमिंग। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह खैर, हम दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।